हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे विजन आईएएस की इन्वायरमेंट की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कोई इसमें मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि और बच्चों को भी अगर बाई चांस धोखे से गलती हो जाती है तो वो पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चीता ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। अफ्रीका के चीता और एशिया के चीता में हमें डिफरेंस बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि जो साइज है वो एशियाटिक चीता का ज़्यादा है, तो याद रखना जो अफ्रीकन चीता है ना, जो अफ्रीकन चीता है उसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है एशियाटिक चीता से। ठीक है, तो अफ्रीकन चीता का साइज़ जो है वो एशियन चीता से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एशियाटिक चीता का साइज़ बड़ा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई हमारी रॉन्ग। ठीक है, अब इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है। मतलब करंटली अफ्रीकन चीता हैज़ ए मोर डाइवर्स हैबिटेट देन एशियाटिक चीता, क्योंकि एशियाटिक चीता तो केवल और केवल अभी आजकल ईरान में ही बचा है। ठीक है, क्योंकि एशियाटिक चीता केवल ईरान में बचा, और जो अफ्रीकन चीता है वो बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में है। तो इसका मतलब उसका डाइवर्स हैबिटेट है अभी। थर्ड है इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस एशियाटिक चीता। देखो अभी इंडिया ने कौन सा चीता लेके आए? तो ईरान से तो लेके नहीं आए, हम अफ्रीका से लेके आए हैं, नामीबिया से लेके आए हैं। तो हम कौन सा चीता लेके आए हैं? अफ्रीकन चीता लेके आए हैं। हम कौन सा चीता लेके आए हैं? अफ्रीकन चीता लेके आए हैं। कहाँ पे? कुनो नेशनल पार्क में। और कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? एमपी में। ठीक है, तो हम जो है वो अफ्रीकन चीता लेके आए। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, और थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन किसी का गलत होगा ना, फिर आप किसी लायक नहीं हो। ठीक है, आप कुछ नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना थर्ड स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो आपका वैसे भी क्वेश्चन ठीक ही हो जाएगा। अब ये तो चलो साइज़ की बात होगी। एक होती है सिलेंडर शेप। सिलेंडर शेप ज़्यादा किसकी होती है? तो याद रखना एशियन चीता की जो सिलेंडर शेप में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन चीता। ठीक है, अगर सिलेंडर शेप की बात करें, सिलेंडर शेप। ठीक है, और देखो अगर इनके आयुसियन स्टेटस की बात करें, ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया। ठीक है, ये अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीकन चीता हो गया, ये एशियन चीता हो गया। और इनके अगर आयुसियन स्टेटस की बात करें तो जो अफ्रीकन चीता है उसका आयुसियन स्टेटस वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। ठीक है, याद रखना अफ्रीकन चीता जो हम लेके आए हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, जबकि जो एशियन चीता है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। अगर साइट्स में बात करें तो अफ्रीकन चीता जो है अपेंडिक्स 1 में आता है, और जो एशियन चीता है वो भी अपेंडिक्स 1 में आता है। ठीक है, याद रखना एशियन चीता इंडिया से 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो गया था। कब? 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो गया था, और केवल अभी ईरान में पाया जाता है, और ईरान में भी केवल 40 से 50 ही मतलब इनकी वो है पॉपुलेशन। और एक और एशियन चीता की इम्पोर्टेंट वो है, क्या बोलते हैं उसको, पहचान है कि इसकी रेड आइज़ होती हैं। क्या होती हैं? इसकी रेड आइज़ होती हैं। ठीक है, इसकी आइज़ कैसी होती है? रेड आइज़ होती हैं। ठीक है, एक होता है लेपर्ड। ठीक है, आपने सुना होगा ना लेपर्ड का नाम। ठीक है, लेपर्ड जो होता है ना उसका आयुसियन स्टेटस भी वल्नरेबल होता है। ठीक है, एशियाटिक चीता का अफ्रीकन चीता का जो आयुसियन स्टेटस है वो वल्नरेबल है, तो लेपर्ड का भी जो आयुसियन स्टेटस है वो वल्नरेबल है। एक आपने सुना होगा जैगुआर का एशियन स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेंड। क्या है? नियर थ्रेटेंड। ठीक है, समझ में आ गई। एशियन चीता, अफ्रीकन चीता, जैगुआर और लेपर्ड। ठीक है, इन सब का एशियन स्टेटस याद रख लेना, कई जगह आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 52 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ऑथोरिटी टू असाइन ए विलेज कम्युनिटी द राइट टू मैनेज रिजर्व फॉरेस्ट। देखो विलेज कम्युनिटी को कौन राइट देगा कि वो रिजर्व फॉरेस्ट को मैनेज कर सकते हैं? ऐसे राइट कौन दे सकता है? अब कोई उसको दे रहा तो स्टेट गवर्नमेंट ही दे सकती है। विलेज कम्युनिटी को कौन दे सकती है? स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व फॉरेस्ट को मैनेज करने का काम विलेज कम्युनिटी को देती है, उन फॉरेस्ट को बोला जाता है विलेज फॉरेस्ट्स। उन फॉरेस्ट का नाम क्या रखा जाता है? उनको बोला जाता है विलेज फॉरेस्ट। उनको बोला जाता है किस एक्ट के अंडर? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर विलेज फॉरेस्ट को डिक्लेयर करने का मेंशन है, तो इसके अंडर इनको क्या बोला जाता है? विलेज फॉरेस्ट बोला जाता है। तो आपने कई सारे फॉरेस्ट पढ़े होंगे, तो उनमें डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन बताती हूँ मैं। देखो आपने एक पढ़ा होंगे रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, एक होंगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक होते हैं विलेज फॉरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किस में होती है? रिजर्व फॉरेस्ट में, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, और फिर विलेज फॉरेस्ट में। तो ये क्या है? डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है। ठीक है, ये क्या है? डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है।
ठीक है, ध्यान रखना इसको। और रिजर्व फॉरेस्ट में एक पोस्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करती है, और तीनों ही को कौन वो डिक्लेयर करता है, याद रखना इन तीनों को ही डिक्लेयर कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। रिजर्व फॉरेस्ट में एक पोस्ट होती है जो रिजर्व फॉरेस्ट में जितने भी चीज़ें होती हैं उनको एग्जामिन करती है, वो है फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। क्या होता है, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर होता है। इसको कौन अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है रिजर्व फॉरेस्ट में, ताकि वहाँ पे कोई भी इलीगल या फिर कोई भी वैसी एक्टिविटीज़ ना हो सके। तो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, और विलेज फॉरेस्ट सबसे लास्ट है जहाँ पे विलेज कम्युनिटी मेनली कंजर्वेशन करती है। तो इसको कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 52 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। हमें बताना है इकोसिस्टम अकाउंटिंग के बारे में। किसके बारे में, इकोसिस्टम अकाउंटिंग के बारे में। क्या होती है, देखो ये होती है कि इकोसिस्टम अकाउंटिंग का मतलब है कि इको जो भी हमारा इन्वायरमेंट है वो हमें जितनी भी फैसिलिटी दे रहा है, अगर हम उनको पैसों में जज करने लगे, मान लो कि हमें जितना भी वाटर मिल रहा है, मान लो कि बाहर से आप 20 रुपए की बोतल खरीदते हो, तो ऐसे तो हमें जो नॉर्मल इन्वायरमेंट हमें जो वाटर दे रहा है, अगर हम उसकी अकाउंटिंग करने लगे, उसको पैसों में जज करने लगे, वाटर, ऑक्सीजन, फ्रेश एयर, इन चीज़ों को अगर हम अकाउंट करने लगे तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम अकाउंटिंग। इट इज़ ए फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग इकोसिस्टम सर्विसेज एंड लिंकिंग दिस इंफॉर्मेशन टू इकोनॉमिक एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटी। उसी को बोला जाता है क्या, इकोसिस्टम अकाउंटिंग। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, इकोसिस्टम अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में भी एक ऐसी ही है, इंडिया में भी एक प्रोसेस है जहाँ पे इकोसिस्टम की अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, इंडिया में भी की जाती है। किस सिस्टम के अंडर इंडिया में भी की जाती है, एक है एनकेव्स सिस्टम, आपने सुना होगा ना, एनकेव्स इंडिया फोरम थी, एनकेव्स इंडिया फोरम थी एक 2021 में हुई थी। एनकेव्स का मतलब है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज, एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज, नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज को बोला जाता है। ये मेनली किसने इम्प्लीमेंट की, इसको इम्प्लीमेंट इंडिया में कर कौन रहा है। ठीक है, वैसे तो इसमें बहुत सारे मतलब 5 नेशन है। देखो आपने एक ब्रिक्स का नाम सुना होगा, ब्रिक्स का नाम सुना होगा, इसको इसमें से रशिया को हटा के मैक्सिको लगा दो। ठीक है, बमिक्स, ये जो कंट्री हैं ये इसके पार्ट हैं, ब्राज़ील, मैक्सिको, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये कंट्री, ये 5 कंट्री हैं एनकेव सिस्टम में। इसमें भी मेनली किया जाता है, नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग की जाती है और इकोसिस्टम सर्विसेज की वैल्यूएशन की जाती है। इंडिया में इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन किसके साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ मिलकर ये क्या कर रहे हैं, मतलब इकोसिस्टम की अकाउंटिंग कर रहे हैं इंडिया में। ये मेनली क्या है, ताकि इकोसिस्टम की अकाउंटिंग इंडिया में बढ़ाई जा सके। इसको फंड कौन करता है, इसको फंड करता है यूरोपियन यूनियन। इसको कौन फंड करता है, यूरोपियन यूनियन। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, इसको एनकेव सिस्टम को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, 3 बॉडी मिलकर कर रही हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा यूएनईपी 1972 में जो बनी थी, एक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कौन कन्वेंशन सेक्रेटरीट जो है वो सेक्रेटरीट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और एक यूएन का स्टैटिस्टिकल डिवीजन, एक यूएन का स्टैटिस्टिकल डिवीजन। ये 3 जने मिलके क्या कर रहे हैं, इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं एनकेव सिस्टम को। ठीक है, मैंने बता दिया 5 कंट्रीज इनके अंदर हैं। इनको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, इसको फंड कौन कर रहा है, इसका एम क्या है, इसको इंडिया में कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और कोई ये तो चलो 5 कंट्री का, क्या कोई ऐसा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जहाँ पे मेनली ये चीज़ होती है, मतलब अकाउंटिंग होती है। यस, सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो यूएन का है। ठीक है, 2012 में स्टार्ट हुआ था। इसका भी मेन चीज़ है कि इन्वायरमेंट को और इकोसिस्टम को इंटीग्रेट करना, कि इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको इकोसिस्टम में, मतलब इकोनॉमिक सेंस में हम कैसे देख सकते हैं, वही है सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो यही है इकोसिस्टम अकाउंटिंग। इकोसिस्टम अकाउंटिंग का आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं 54 पे। की स्टोन स्पीसीज क्या होते हैं, क्या होते हैं की स्टोन स्पीसीज, बोल रहे हैं कि इनकी जो है ना की स्टोन स्पीसीज हाई फंक्शनल रिडेंसी। देखो फंक्शनल रिडेंसी का मतलब होता है, फंक्शनल रिडेंसी का मतलब होता है, देखो फंक्शनल रिडेंसी का मतलब होता है अगर मान लो कि ये स्पीसीज खत्म हो जाए। देखो मैं किस एग्जांपल से आपको समझा सकती हूँ। मान लो कि इसी चैनल पे है, ठीक है, मान लो इसी चैनल की मैं बात करती हूँ, अपने ही चैनल की बात करते हैं क्योंकि किसी पे गए। ठीक है, मान लो कि स्टोन स्पीसीज की बात कर रही हूँ। अगर मैं हूँ, अगर मेरी जगह 10 पढ़ाने वाले और हैं,
ठीक है, अगर मेरी जगह 10 पढ़ाने वाले और हैं और एक मैं हूँ, तो अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मेरी जगह 10 पढ़ा देंगे, 10 पढ़ा देंगे। तो ये क्या है, हाई फंक्शनल रिडंडेंसी है। मतलब अगर मैं चली भी जाऊँ तो हाई चांसेस हैं कि ये जो इकोसिस्टम है ये फंक्शनल रहेगा, क्योंकि मेरे अलावा भी 10 पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कि स्टोन स्पीसीज़ की क्या हाई फंक्शनल रिडंडेंसी होती है कि स्टोन स्पीसीज़ ऐसी स्पीसीज़ होती हैं कि वे केवल अकेली ही होती है। मान लो इस चैनल पे केवल मैं ही पढ़ाती हूँ, इसके अलावा कोई पढ़ाता ही नहीं है, तो यहाँ पे फंक्शनल, अगर मैं चली जाऊँ तो फंक्शनल रिडंडेंसी कितनी बच गई, लो बच गई ना। अब तो कोई ये काम ही नहीं कर पाएगा, ये जो इकोसिस्टम है या फिर जो आईविल का इकोसिस्टम है ये काम नहीं कर पाएगा। तो इसी को बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है, इसी को बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। अगर कोई स्पीसीज अकेली ही है, अगर उसको वहाँ से हटा देते हैं और वो सिस्टम, उसका काम रुक जाता है, वहाँ का काम रुक जाता है, तो उसी को बोलते हैं लो फंक्शनल रिडंडेंसी। ठीक है, लो फंक्शनल रिडंडेंसी। तो कीस्टोन स्पीसीज की जो है ना लो फंक्शनल रिडंडेंसी होती है, उनके बिना काम नहीं चलेगा। हाई नहीं होती है, हाई में तो काम चल सकता है। ठीक है, हाई फंक्शनल रिडंडेंसी का मतलब उनका काम चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है की स्टोन म्यूचुअलिस्ट मेंटेन जीन फ्लो थ्रू आउट द इकोसिस्टम। बिल्कुल, जो की स्टोन स्पीसीज होती हैं वो जीन फ्लो को मेंटेन करती है थ्रू आउट द इकोसिस्टम। ये स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। आंसर क्या आ गया हमारा बी। ठीक है, समझ में आ गया। हाई फंक्शनल रिडंडेंसी का मतलब, फंक्शनल रिडंडेंसी मतलब होता है स्पीसीज लॉस इज कंपनसेटेड बाय अदर स्पीसीज कंट्रीब्यूटिंग सिमिलरली टू द फंक्शन, जो सेम काम कर रही हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फंक्शनल रिडंडेंसी। तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 55 पे। ड्रग डिलीवरी के बारे में बोलना है। सबसे पहले है कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी टू द पर्टिकुलर रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सॉरी, नैनो मटेरियल्स के क्या बेनिफिट है, नैनो मटेरियल्स ड्रग डिलीवरी में कैसे मतलब फ़ायदा पहुंचाते हैं। देखो, सबसे पहले तो किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी में क्या देंगे, वो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करेंगे। ठीक है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वाटर सॉल्यूबल ड्रग को डिलीवरी कर देंगे, ड्रग्स को ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज़ कर देंगे, कंट्रोल रिलीज़ करेंगे। याद रखना, नैनो बेस्ड ड्रग्स जो है ना वो टॉक्सिसिटी को इंक्रीज़ कर देती है कुछ अदर पार्ट्स में भी। ठीक है, कुछ अदर पार्ट्स में भी टॉक्सिसिटी जो है ड्रग्स की वो इंक्रीज हो जाती है नैनो मटेरियल्स को यूज़ करने से ड्रग डिलीवरी में, तो डिक्रीज नहीं होती, वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में खोला जा रहा है, तो उसके बारे में बताना। देखो भाई, मेरा सबसे जो फेवरेट चीज़ है ना, जो इन्वायरमेंट में कुछ करते हुए याद आती है, वो है ड्यूगोंग। ठीक है, याद रखना ड्यूगोंग। तो ड्यूगोंग के बारे में आप क्या करोगे, ड्यूगोंग को सबसे पहले तो ये अंडमान एंड निकोबार का स्टेट एनिमल है। ठीक है, याद रखना, कहाँ गया ड्यूगोंग। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार का स्टेट एनिमल है, मैंने पहले बता दिया। इसको सी काऊ भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सी काऊ भी बोला जाता है। और ये क्या है, एक मैमल है। ठीक है, ये क्या है, एक मैमल है। और ये क्या है, हर्बीवोरस है। मैराइन है लेकिन फिर भी क्या है, हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस मैमल है। ठीक है, हर्बीवोरस मैमल है। ये ऑर्डर इसका क्या है, सायरेनिया, सायरेनिया इसका ऑर्डर है। आईयूसीएन इसका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आती है। ये साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आती है। वैसे वल्नरेबल स्टेटस है, ऑर्डर सायरेनिया है, अंडमान निकोबार का स्टेट एनिमल है, सी काऊ इसको बोला जाता है, हर्बीवोरस मैमल है। ठीक है, हर्बी और मेराइन है मेनली। ठीक है, तो ठीक है, मेनली मेराइन है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, मेनली जो इंडिया का साउथ है ना, वहाँ पे मेनली पाई जाती है। गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, पाक बे हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, थोड़ा सा मतलब इधर गुजरात की साइड भी पाई जाती है। और इसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी पाई जाती है ये। ठीक है, वहाँ पे भी पाई जाती है। मैंने आपको बताया था एक बोन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, कल ही बताया था। उस बोन कन्वेंशन में इंडिया ने नॉन लीगली बाइंडिंग एक एमओयू साइन कर रखा है 4 स्पीसीज के लिए। वो 4 स्पीसीज में एक स्पीसीज थी ड्यूगोंग। ठीक है, ड्यूगोंग, जिसका 2008 में शायद इंक्लूड हुई थी। उससे इसके अलावा कौन कौन सी थी, एक थी रैप्टर्स, एक थी मैरीन टर्टल, और एक थे पहला क्या था, साइबेरियन क्रेन। ठीक है, साइबेरियन क्रेन। तो ये स्पीसीज भी थी जो जिनको बोन कन्वेंशन में इंक्लूड किया गया था, तो ये बोन कन्वेंशन में भी इंक्लूड है। ठीक है, इनका रिप्रोडक्टिव रेट काफ़ी ज़्यादा लो होता है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने टास्क फोर्स भी बना रखी है इनके कंजर्वेशन के लिए। इंडिया का पहला कंजर्वेशन जो रिजर्व है ड्यूगोंग के लिए, वो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे में मतलब ओपन हो रहा है।
तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिया में दे आर ओनली फाउंड इन पाक बे, क्या केवल पाक बे में पाई जाती है? मैंने अभी बताया गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ में भी, अंडमान निकोबार में भी, पाक बे में भी, गल्फ ऑफ क्या क्या बोलते हैं उसको, मन्नार में भी पाई जाती हैं ये। तो ऐसा नहीं है कि केवल पाक बे में पाई जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग। इसका मतलब थर्ड सही है। इसका मतलब शेड्यूल किस में है? 1 में है। देखो मैंने शेड्यूल 1 में है, साइट्स की अपेंडिक्स भी, साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में है और IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में है। तो अच्छा है। सेकंड स्टेटमेंट रहेगी दे आर हर्बीवोरस एम्फीबियन। मैंने अभी बताया ये क्या है? हर्बीवोरस मैमल है। ठीक है, ये क्या है? हर्बीवोरस मैमल है जो मेराइन है। ठीक है, मेराइन हर्बीवोरस मैमल है। तो ये एम्फीबियन नहीं है, ये क्या है? मैमल है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है, समझ में आया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पीसीज, ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल जैसे मैंने बताया ना वैसे रटी होनी चाहिए। ठीक है, एक बार आंख बंद करो, 10 चीज़ें इसके बारे में सोचो कि मैं इसके बारे में 10 चीज़ें क्या बोल सकता हूँ, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। अकेशिया और वेटल जो आजकल न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में क्यों है? ये प्लांट न्यूज़ में क्यों है? आपने सुना ही होगा, ये क्या है? एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है। ठीक है, तो इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन एरिया इन विच इट ग्रोज, क्योंकि ये क्या है? एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 57 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नीचे ही है 8 पे। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो समटाइम्स न्यूज़ में दिखता है वो किससे रिलेटेड है? देखो, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स किससे हो सकता है? मतलब आपको राइट्स का रिकॉर्ड दिया जा रहा है। ऐसी कौन सी स्कीम अभी चल रही है? स्वामित्व स्कीम चल रही है। स्वामित्व स्कीम कब से कब तक चल रही है? 20 से लेके 25 तक चल रही है। इसमें क्या किया जा रहा है? सर्वे किया जा रहा है ऑफ विलेजेस, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी। किसके साथ? इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी के साथ। किसमें? विलेज एरियाज में। ठीक है, तो सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये क्या करवाएंगे? रिकॉर्ड ऑफ राइट दिया जाएगा हाउस होल्ड ओनर्स को। रूरल एरियाज में उनको प्रॉपर्टी कार्ड इशू किए जाएंगे। तो ये क्या हुआ? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हुआ जो हमें ये बताएगा कि ये लैंड किसकी है और कौन इसको ओन करता है। स्वामित्व स्कीम को कौन कौन मिलकर इम्प्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, एक स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया मिलके इसको मतलब क्या कर रहे हैं? मतलब स्वामित्व स्कीम को वो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 आंसर हमारा क्या हो गया? बी, की जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है वो क्या है? स्वामित्व स्कीम के अंडर दिए जा रहे हैं। आ जाते हैं 59 पे। हमें फॉरेस्ट्स के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। आज ये मैंने पढ़ा था रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। तो कौन कर सकती है? सेंट्रल नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। कौन कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है डायरेक्ट, मतलब इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है। ए हायर परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। थर्ड, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि हर एक स्टेट में इंडिया में क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है? MP में। ठीक है, उसमें भी सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है? MP में है। लोकल्स यहाँ पे जाने से प्रोहिबिटेड है। मैंने बताया था फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है यहाँ को कंट्रोल करने के लिए। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? बी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल, देखो 2 टाइप के साइकिल होते हैं। एक होता है गैशियस साइकिल, एक होता है सेडिमेंट्री साइकिल। सॉरी यार, एक होता है गैशियस साइकिल, एक होता है सेडिमेंट्री साइकिल। जो गैशियस साइकिल होता है, अब देख ले, देखो जो गैसियस साइकिल होता है ना उसमें आते हैं मेनली जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, इसके साइकिल को बोलते हैं गैसियस साइकिल। और सेडिमेंट्री साइकिल होता है जैसे कि सल्फर और फॉस्फरस का जो साइकिल होता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। जो सेडिमेंट्री साइकिल होता है उसका जो रिजर्वायर होता है वो कहाँ पे होता है? अर्थ क्रस्ट में होता है। कहाँ पे होता है? अर्थ क्रस्ट में होता है। जबकि जो गैसियस साइकिल है उसका रिजर्वायर कहाँ पे होता है? या तो एटमॉस्फेयर में होगा या हाइड्रोस्फेयर में होगा, या तो एटमॉस्फेयर में होगा या हाइड्रोस्फेयर में होगा इसका रिजर्वायर। जो गैसियस साइकिल है उसको क्या बोला जाता है? परफेक्ट साइकिल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट साइकिल बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिप्लेस हो जाते हैं जैसे ही वो यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, लेकिन सेडिमेंट्री साइकिल को परफेक्ट साइकिल क्यों नहीं बोला जाता? इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि यहाँ पे क्या हो, सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट, और अर्थ में क्या हो जाते हैं, कुछ मान लो कि यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट पड़ा अर्थ की सोइल में, तो ये कई बार जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये साइकिल से लॉस्ट भी हो जाते हैं। क्योंकि क्या होते हैं, मतलब
कुछ न्यूट्रिएंट्स साइकिल से लॉस्ट हो जाते हैं और वो सेडिमेंट्स में जाके लॉक हो जाते हैं और वो उनका आप इमीडिएट साइकिलिंग नहीं कर सकते, इसीलिए सेडिमेंट्री जो साइकिल है उनको परफेक्ट साइकिल नहीं बोला जाता है। तो पहले बोल रहे हैं कि मोस्ट सेडिमेंट्री साइकिल आर जनरली कंसिडर्ड परफेक्ट साइकिल, बिल्कुल भी नहीं, इनको बिल्कुल भी परफेक्ट साइकिल नहीं बोला जाता है। जो गैशियस जो साइकिल है उनको मेनली परफेक्ट साइकिल बोला जाता है। सेकेंड है सेडिमेंट इट्स रिजर्वायर इज अर्थ क्रस्ट, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। सारे कैसे हो सकते हैं? एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर किसके हैं? गैसियस साइकिल के हैं। अर्थ क्रस्ट किसका? सेडिमेंट्री का है। तो इसका केवल रिजर्वायर कौन है? अर्थ क्रस्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी? रॉन्ग होगी। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी आ गया। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ गया? डी आ गया। अब आ जाते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 हमें बताना है पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है। देखो पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है? एक अच्छा सा डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक अच्छा सा डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन होता है ये वाला। ठीक है, इट अकर्स व्हेन ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द लार्जर ग्रुप और एक नई स्पीसीज बना लेता है, उसको बोलते हैं पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है? ये होता है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन अकर्स व्हेन ए स्पीसीज सेपरेट इनटू टू ग्रुप्स व्हिच आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर ड्यू टू ज्योग्राफिकल बैरियर। ठीक है, लैब एक्सपेरिमेंट्स में जो होता है वो क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। क्या होता है लैब में? आर्टिफिशियल स्पेसिएशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोल रही हूँ, आर्टिफिशियल स्पेसिएशन होता है। ठीक है, जब लैब में नई स्पीसीज बनाई जाती है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्पेसिएशन। ठीक है, और ये पहला जहाँ पे कोई फिजिकल बैरियर नहीं होता, कोई भी मेंबर इधर से उधर जा सकता है और जितने भी मेंबर है वो एक दूसरे के साथ क्लोज प्रोक्सिमिटी में रहते हैं, वो कौन सा है? ये है सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। ये क्या होता है? सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। एक और आपने सुना होगा, देखो एक सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन होगा, ये एलोपेट्रिक स्पेसिएशन हो गया। ठीक है, ये हमारा पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन होगा। एक आपने सुना होगा पैरापेट्रिक स्पेसिएशन, एक आपने सुना होगा पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। यहाँ पे क्या होता है? कुछ स्पीसीज जो हैं सेम इन्वायरमेंट में थोड़ी अलग रहने लग जाती हैं और लार्ज जोग्राफिकल एरियाज़ में वो स्प्रेड हो जाती हैं। उनके आने जाने पे मेटिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन वो फिर भी अलग ही रहती हैं, तो उसको बोलते हैं पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। उसको क्या बोलते हैं? पैरापेट्रिक स्पेसिएशन बोलते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो मतलब अगर आप डायग्राम के थ्रू इसका डिफरेंस समझना चाहते हो तो देखो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन को आप कैसे समझ सकते हो? मान लो कि ये एरिया था, ये इस एरिया में कुछ स्पीसीज अलग हो गई, कुछ स्पीसीज अलग हो गई, तो ये क्या हो गया? एक बैरियर क्रिएट हो गया। बैरियर क्रिएट हो गया तो क्या हो गया? ये वाली स्पीसीज अलग, इनका जेनेटिक मेकअप हो गया, इन वाली का अलग जेनेटिक मेकअप हो गया, तो ये क्या हो गया? एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। ये कौन सा है? एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, जहाँ पे कोई बैरियर क्रिएट हो जाता है। एक होता है पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन मान लो कि ये एक मतलब स्पीसीज थी। ठीक है, अब क्या हो गया? ये अपने ग्रुप से अलग हो गई। ठीक है, ये अपने ग्रुप से अलग हो गई और लास्ट में क्या हुआ? बिल्कुल ही अलग हो गई। ठीक है, बिल्कुल अलग हो गया, आइसोलेटेड निके में रहने लगी, तो ये क्या हो गया? पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। बिल्कुल ही अगर अलग निके में रहने लग जाए कोई नई स्पीसीज तो उसको बोलते हैं पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। अब पैरापेट्रिक स्पेसिएशन, अभी मैंने बताया कि पैरापेट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है? जिसमें अलग नहीं रहती, सेम इन्वायरमेंट में रहती है। मान लो कि ये कोई स्पीसीज थी, ठीक है, ये थोड़ी सी अपने इन्वायरमेंट से थोड़ी सी अलग रहने लगी, लेकिन बिल्कुल अलग नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ? बिल्कुल अलग नहीं हुई, ऐसे ही रहने लगी। उनमें ही जो मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने पे ही जो अलग स्पेसिएशन हो जाता है उसको बोलते हैं पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है? सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन मेनली होता है कि उसी ग्रुप में रह के, मान लो कि ये स्पीसीज है, उसी ग्रुप के अंदर ही अंदर कोई अपना ही अलग मतलब वो बना ले, रहने का वो बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं विद इन पॉपुलेशन। जब कोई किसी पॉपुलेशन का जेनेटिक मेकअप अलग हो जाता है उसी को बोलते हैं सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, तो ये होती हैं बहुत सारी स्पेसिएशन, अलग अलग स्पीसीज़ की जेनेटिक डाइवर्सिटी चेंज होने का कारण। ठीक है, तो ये सारी मैंने आपको बता दी। और कुछ लैब में जब नई स्पीसीज बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्पेसिएशन। तो 5 टाइप की आपको हो गई हैं। तो पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है? जहाँ पे स्मॉल ग्रुप ब्रेक हो जाता है लार्जर ग्रुप से और नई स्पीसीज बना लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। कौन सा नेशनल पार्क के स्टेट में है? आपको पता होना चाहिए। मधुमलाई कहाँ पे है? क्या केरला में? नहीं, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है सिरोही। देखो सिरोही जो है ना, याद रखना, ये सिरोही मणिपुर में है। सिरोही नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में है, ध्यान रखना। सिरोही नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में। चलो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड है दूधवा। दूधवा कहाँ पे है? यूपी में। ये तो आपने सबसे ज़्यादा फेमस सुना होगा। दूधवा कहाँ पे? यूपी में है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो सही है ही। फोर्थ है न्यूरा वैली। न्यूरा वैली तो याद रखना, न्यूरा वैली कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है।
कहाँ पे? वेस्ट बंगाल का एक नेशनल पार्क है न्योरा वैली, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या आ गया? डी। ठीक है, आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। पटन पटोला क्राफ्ट के बारे में बताना है। पटन पटोला क्राफ्ट, जो पटन पटोला है ना, वो एक स्कार्फ टाइप है जो गुजरात में दिया जाता है। ठीक है, गुजरात में एक स्कार्फ है, वहाँ का जीआई टैग उसको मिला हुआ है। तो बोल रहे हैं कि इसका जीआई टैग राजस्थान से नहीं, इसका कहाँ से? गुजरात से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसकी ऐसे ही रॉन्ग होगी, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है, इसका मतलब ये एंशियंट आर्ट है, डबल इक्टाट वुवन इन प्योर सिल्क में बनाया जाता है, और सोलंकी डायनेस्टी ने इसको पेट्रोनाइज किया था। ठीक है, और कहाँ के? गुजरात की मेनली ये वो है, स्कार्फ है। ये अभी किसको दिया गया था? इटालियन काउंटर पार्ट आई थी जॉर्जिया मेलोनी, उनको दिया गया था। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, एक आपने सुना होगा, बस यही याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2-3 बार करवा चुकी हूँ। ठीक है, 2-3 बार करवा चुकी हूँ। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? यूएनईपी। ठीक है, 2 बार हो गया अभी भी। तो ये एनुअल रिपोर्ट है, जिसमें इसमें मेनली एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट में निकाला क्या जाता है? मेनली इसमें कैलकुलेट किया जाता है कि एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड एडेप्टेशन और जो गोल सेट किया था उसमें क्या डिफरेंस है, ये मेनली इसमें किया जाता है। यूएनईपी बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ। यूएनईपी बना था 1972 में। इसके हेडक्वार्टर हैं केन्या नैरोबी में, और इसको गवर्न कौन करता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली इसको मेनली गवर्न करती है। ये हर 2 साल में एक बार मिलती है। कब बनी थी? 2012 में बनी थी ये। बहुत सारी रिपोर्ट्स अलग भी रिलीज़ करता है, जैसे कि एडेप्टेशन गैप तो है, एमिशन गैप रिपोर्ट भी रिलीज़ करता है ये यूएनईपी। ग्लोबल मीथेन असेसमेंट भी रिलीज़ करता है, फ्रंटियर्स रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, फ्रंटियर्स रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। इसके अलावा इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट भी एक रिपोर्ट है जो रिलीज़ करता है ये। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक भी मतलब वो करता है, रिलीज़ करता है रिपोर्ट। तो ऐसे ही बहुत सारी रिपोर्ट रिलीज़ करता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। हमें बताना है सी ग्रासेस के बारे में। किसके बारे में? सी ग्रासेस के बारे में। बोल रहे हैं कि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिनकी ना रूट्स होती है ना स्टेम होती है, सब कुछ होता है इनका। याद रखने की लीव भी होते हैं, फ्लावर भी होते हैं, रूट्स भी होते हैं, स्टेम होते हैं, सारी चीज़ होती है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ये होते हैं। ये सारे कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, बिल्कुल ये सारे कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। तो बी स्टेटमेंट सही होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। इनको अंडर वाटर प्लांट भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? सी ग्रासेस को अंडर वाटर प्लांट्स भी इनको बोला जाता है। ठीक है, इनको अंडर वाटर प्लांट भी बोला जाता है। ये अपना फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। इनको फोटोसिंथेसिस में मतलब उसकी सनलाइट की ज़रूरत होती है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है इनका। ठीक है, इनको इकोसिस्टम इंजीनियर भी बोला जाता है, और इनको क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी इनको बोला जाता है। इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी इनको बोला जाता है। लंग्स ऑफ द सी इनको बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? वाटर में जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो किसको रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, इसलिए इनको लंग्स ऑफ द सी भी बोला जाता है, इकोसिस्टम इंजीनियर भी बोला जाता है। ठीक है, अप्रोक्स इकोसिस्टम में जो सी ग्रासेज हैं वो 11% के अप्रोक्स जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर देती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इनका नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? एक तो आपको पता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिफिकेशन हो रहा है, यूट्रोफिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है ओशंस में। इसके अलावा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ओवर जो फिशिंग है उसके कारण भी इनका मतलब जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। अप्रोक्स 2 से लेके 5% तक एनुअली ये डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, 2 से 5% तक एनुअली ये डिक्रीज़ हो रही है। कोई ऐसी सी ग्रास की स्पीसीज़ जो आपको याद हो, मतलब कोई इंपॉर्टेंट सी ग्रास स्पीसीज़ बता सकते हो? बिल्कुल, 2 स्पीसीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है सी ग्रासेस की। कौन कौन सी? एक तो है एक तो है सी काऊ ग्रास, एक तो है सी काऊ ग्रास। ठीक है, एक तो सी काऊ ग्रास। इसका इंग्लिश में नाम क्या है? साइमोडोसिया सेरुलाटा, साइमोडोसिया सेरुलाटा। ठीक है, एक तो ये है। दूसरी है एक नीडल सी ग्रास, या इसको फ्लैट टिप्ड सी ग्रास भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट टिप्ड सी ग्रास भी बोलते हैं। इसको फ्लैट टिप्ड सी ग्रास भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नीडल सी ग्रास, या इसको नीडल सी ग्रास बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं कुछ सी ग्रासेस की, ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या क्या होती हैं सी ग्रासेस मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 65 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे।
एक्लोफिनेक क्या है? डिक्लोफिनेक, एक्लोफिनेक ये वेटनरी पैक्ट किलर है दैट मेटाबोलाइजेज इनटू डिक्लोफिनेक। ये एक वेटनरी पेन किलर है जो बाद में डिक्लोफिनेक में मतलब कन्वर्ट हो जाता है। अभी इसको शायद वो बैन करने की बात चल रही थी, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो एक्लोफिनेक, डिक्लोफिनेक ये क्या है? एक वेटनरी पेन किलर है जो मेनली मेटाबोलाइज हो जाता है किसमें? डिक्लोफिनेक में। डिक्लोफिनेक का नाम कब आया था? जब मैं वल्चर पढ़ा रही थी, ठीक है। वल्चर का सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो किससे होता है? ये डिक्लोफिनेक की दवाई से भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं 67 पे। बायोडाइवर्सिटीज बाई 2030 ट्रांसफॉर्मिंग सिटी, ये किसने पब्लिश की है? एक रिपोर्ट है, किसने पब्लिश की है? ये रिपोर्ट की है किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। किसने रिलीज किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। कब बना था? 1971 में बना था। स्विस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मेनली इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? इसके जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। मैं पहले बता भी चुकी हूँ। एक है एमिशन ट्रांजिशन रिपोर्ट, ठीक है। एक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट। और एक है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रिलीज करता है, ठीक है। ध्यान रखना, एमिशन ट्रांजिशन रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 67 हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए। आ जाते हैं 68 पे। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है? ग्रीन वॉशिंग जो समटाइम्स न्यूज़ में आती है, तो ये क्या है? कार्बन ऑफसेट, मतलब कार्बन के जो टारगेट्स हैं उसको ऑफसेट करने को ग्रीन। देखो, ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जहाँ पे गवर्नमेंट या कोई भी फर्म्स जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको बोल देती है ये हमारी एक्टिविटी तो क्लाइमेट फ्रेंडली एक्टिविटी है, जबकि एक्चुअल में वैसा कुछ कर ही नहीं रही होती है, ठीक है। जैसे कि मैं मान लो कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अपनी एक्टिविटी को बोल दूँ कि भाई मैं तो मेरी जो एक्टिविटीज़ है वो क्या है? क्लाइमेट फ्रेंडली है, ठीक है, जबकि मैं एक्चुअल में कुछ कर नहीं रही हूँ। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। इसी को बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। एक्चुअल में कोई एफर्ट तो कर नहीं रही है और फालतू में बोल रही हैं कि हम हमारी जो एक्टिविटीज है वो ग्रीन फ्रेंड मतलब वो फ्रेंड है। इससे क्या होता है? एक फॉल्स पिक्चर क्रिएट होती है कि कुछ प्रोग्रेस बनाई गई है क्लाइमेट चेंज फ्रंट पे, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं। डेवलप्ड कंट्री मेनली ऐसा मतलब एक्यूज है कि डेवलप्ड कंट्री ऐसा कर देती हैं। कौन करती है? मेनली डेवलप्ड कंट्री ऐसा करती हैं। इससे फ़ायदा क्या है? इससे उनकी इमेज बनी रहती है, ठीक है, इससे उनकी इमेज बनती है। और जबकि एक्चुअल मतलब एक्चुअल ग्राउंड पे कुछ काम होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 68 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। हमें बताना है आरबीआई के ई रूपी के बारे में। बोल रहे हैं कि ये एक मीडियम ऑफ पेमेंट, लीगल टेंडर और सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये एक बिल मैंने बताया था, कोई भी करेंसी अगर पब्लिक में जाती है तो वो एक लाइबिलिटी की तरह होती है। बिल्कुल, तो ये अपीयर कैसे होगा? एज ए लाइबिलिटी ऑन सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट। बिल्कुल लाइबिलिटी की तरह क्रिएट होगा, तो बिल्कुल सही हो गया। तो आंसर क्या आ गया? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। ये एक रेयर बस्टर्ड स्पीसीज है जो मेटिंग डांस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। मेटिंग डांस के लिए फेमस है। केवल 3 कंट्रीज में पाई जाती है, कंबोडिया, इंडिया, नेपाल। और केवल इंडिया के 3 ही स्टेट्स में पाई जाते हैं, यूपी, असम, अरुणाचल। और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क में पाई जाती है। और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होने लगी तो इसीलिए इसके थ्रेट मतलब इसके एक्सटेंशन का थ्रेट है। तो ये कौन सी स्पीशीज़ है? बंगाल फ्लोरिकन। कौन सी स्पीसीज़ है? बंगाल फ्लोरिकन। ये फेमस है, ठीक है। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर मेन रिस्पॉन्सिबल इसके डिक्लाइन के लिए। तो ये है बंगाल फ्लोरिकन। किसके बारे में बात चल रही है? तो ये अब की बात ध्यान रखना, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं ये इसके बारे में ध्यान रख लेना। ये है बंगाल फ्लोरिकन। इसके अलावा देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत फेमस है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है? मेनली केवल राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। आपने सुना होगा, राजस्थान का तो स्टेट बर्ड भी है ये, ठीक है। इसके अलावा थोड़े बहुत महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा में भी पाए जाते हैं, लेकिन मेनली राजस्थान, गुजरात में पाया जाता है। इसका IUCN स्टेटस क्या है? ये क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये भी क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसके अलावा अगर बात करें, ये ग्रासलैंड स्पीसीज की फ्लैगशिप स्पीसीज है। फिर ये क्या है? फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज है, ठीक है। फ्लैगशिप है ग्रासलैंड का। और ये मेनली इसकी डेथ क्यों हो रही है? ताकि इलेक्ट्रोक्यूशन से मतलब पावर ट्रांसमिशन के बीच में आ जाते हैं और मर जाते हैं। हंटिंग भी इनकी होती है, तो इलेक्ट्रोक्यूशन इसका मेन कारण है मरने का। तो ये होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वाइट बिल्ड हेरोन, देखो वाइट बिल्ड हेरोन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है। हेरोन की सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग स्पीसीज में से ये एक है। और ह्यूमंस की प्रेजेंस से काफ़ी ज़्यादा शाई होती है। मेनली ये कहाँ पाई जाती है? ये मान ली भूटान, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। भूटान, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश में भी नेमडेफा नेशनल पार्क और अभी कामेंग नेशनल पार्क बोले टाइगर रिजर्व, नेमडेफा टाइगर रिजर्व और कामेंग टाइगर रिजर्व में मेनली ये दिखी थी। अभी कामेंग टाइगर रिजर्व में दिखी थी, इसलिए ये न्यूज़ में थी।
ठीक है। ये भी किस में आती है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 4 में आती है। याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 4 में आती है। कौन सी, वाइट बिल्ड हेरोन। ठीक है, इसके कॉजेज ऑफ लॉस क्या है, डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर है। अब ये आगे बच गया लास्ट में जर्डन क्यूजियर है। जर्डन क्यूजियर क्या है, याद रखना, ये नॉक्टर्नल बर्ड है। ठीक है, रात को निकलता है, ये नॉक्टर्नल बर्ड है। ये मेनली कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ आंध्र प्रदेश वगैरह में पाया जाता है, वहाँ का एंडेमिक स्पीसीज है। कहाँ पे, नॉर्थ आंध्र प्रदेश में, नॉर्थ आंध्र प्रदेश का ये एक एंडेमिक स्पीसीज है। और ये भी किस में आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। ये भी एक फ्लैगशिप स्पीसीज है। और यनादी एक कम्युनिटी है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। कौन सी, यनादी। ठीक है, यनादी कम्युनिटी ट्राइब है, वो इसको मेनली प्रोटेक्ट कर दिया, जर्डन क्यूजियर को। समझ में आ गई, ये सारे मैंने बता दी। तो ये जितने भी दे रखे हैं सारे ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 70 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। नासा ने एक लॉफ्टेड मिशन लॉन्च किया, तो उसके एडवांटेजेस बताने हैं। तो सबसे पहले है कि ये ह्यूमंस को मार्स पे लैंड करने का मिशन है, बिल्कुल। ये मैसिव ऑब्जेक्ट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लेके आएगा, बिल्कुल। और रॉकेट्स के एसेट्स को भी वापस लेके आएगा एक बार वो लॉन्च हो जाएंगे उसके बाद, बिल्कुल। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। यही है लॉफ्टेड मिशन, जिसमें मतलब ह्यूमंस को मार्स पे उतारने की वो चीज़ चल रही है। नासा का एक जो डायरेक्टरेट है ना, स्पेस टेक मिशन डायरेक्टरेट, नासा का स्पेस टेक मिशन डायरेक्टरेट है, और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है, ये मिलके इसको कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं 72 पे। हमें बताना है डाइवर्सिटी के बारे में, स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है गामा। ठीक है, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है गामा। तो सबसे पहले है कि बीटा डाइवर्सिटी जो है वो होती है स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज जब एक हम स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं अक्रॉस ड्यूरेशन एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में, बिल्कुल। जब स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज हो जाती है एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में, उसको बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी। और थर्ड है गामा डाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ द डिफरेंट इकोसिस्टम, बिल्कुल। गामा को ओवरऑल जो डाइवर्सिटी होती है डिफरेंट इकोसिस्टम की, उसको गामा डाइवर्सिटी बोला जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही हमारी करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। आ जाते हैं किस पे, और एक डाइवर्सिटी इंडेक्स होता है 0 से लेके 1 तक, उसमें मतलब मेनली कैलकुलेशन की जाती है उसमें। ठीक है, 0 से 1 में डाइवर्सिटी इंडेक्स में। तो जो 0 होती है वो होती है इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, और जो 1 होती है वो होती है वहाँ पे केवल एक स्पीसीज, ओनली 1 स्पीसीज वहाँ पे रह रही है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इंडेक्स 0 से 1 के बीच में कैलकुलेट होता है। 0 का मतलब है इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, और 1 का मतलब केवल 1 स्पीसीज वहाँ पे रह गई है। तो ये है डाइवर्सिटी इंडेक्स, ये वो 72 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं 73 पे। टैगा बायोम के बारे में बताना है। देखो, एक होती है टुंड्रा, एक होती है टैगा। टैगा मेनली जो है ना वो टुंड्रा और टेम्परेट फॉरेस्ट के बीच में ही पाया जाता है, सब आर्कटिक रीजन में ही केवल। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि साउदर्न हेमिस्फेयर में नहीं पाया जाता, बिल्कुल ही साउदर्न हेमिस्फेयर में ये नहीं पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ये सब आर्कटिक रीजन में ही केवल पाया जाता है। कोनीफेरस ट्रीज जैसे कि स्प्रूस, पाइन, फिर ये मेनली यहाँ पे पाए जाते हैं। और लार्जेस्ट कैट स्पीसीज वर्ल्ड की टैगा की मेन क्या है, वहाँ की स्पीसीज है। लार्जेस्ट कैट स्पीसीज कौन सी, साइबेरियन टाइगर। ठीक है, कौन सी है, साइबेरियन टाइगर। ठीक है, ये यहाँ पे रहता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको बोरियल फॉरेस्ट बायोम भी बोलते हैं। टैगा को क्या बोलते हैं, एक दूसरा नाम भी है इसका, बोरियल फॉरेस्ट बायोम। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आज इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो आज मैं नहीं करा पाऊंगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगले वाले आने में मैं बताऊंगी आपको सारी चीज़ें। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 73 आंसर हो गया हमारा ए। आ जाते हैं मिनिस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 74 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिसेंटली रिलीज द डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट निकाली। तो बोल रहे हैं कि इंडिया जो है लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का वर्ल्ड में। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इंडिया ग्राउंड वाटर को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करता है। ठीक है, और इसमें भी 87% जो वाटर यूटिलाइज करता है ना वो इरिगेशन के लिए करता है इंडिया। और उसमें भी इंडिया में सबसे ज़्यादा जगह कहाँ पे हैं जहाँ पे मतलब वाटर निकाला जाता है, वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादरा एंड नगर हवेली, दीव। ठीक है, फिर है ग्राउंड वाटर असेसमेंट यूनिट इज कैटेगराइज्ड एज सेफ इफ एक्सट्रैक्शन इज लेस देन 70% ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। बोल रहे हैं कि देखो
बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर 70% से कम पानी निकाल रहे हैं तो उसको सेफ लिमिट में बोला जाता है। अगर 90 से 100 के बीच में निकालते हैं तो उसको क्रिटिकल कंडीशन में बोला जाता है, उसको क्रिटिकल कंडीशन में बोला जाता है। और इंडिया में अप्रोक्स जो 67% वाटर है वो सेफ लिमिट में है, वो सेफ में है, जबकि जो 4% जो वाटर निकाला जा रहा है वो क्रिटिकल कंडीशन मतलब क्रिटिकल है, क्रिटिकल पे है, ठीक है। और 14% जो वाटर है वो क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेड है। ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब है जहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन तो ज़्यादा कर रहे हैं जबकि रिचार्ज उससे कम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेड बोलते हैं। तो 14% ओवर एक्सप्लॉइटेड है, 67% सेफ लिमिट में हम निकालते हैं और 4% क्रिटिकल लिमिट में, मतलब 90% से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी इसकी सही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है सी, ठीक है, ग्राउंड वाटर सिचुएशन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 74 सी आ जाते हैं 75 पे, लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में। नॉर्मल डायमंड्स के बारे में आपने सुना होगा, लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में बात चल रही है। देखो लैब ग्रोन डायमंड्स दो टाइप की टेक्नोलॉजी से बनते हैं। एक होते हैं केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन, एक होती है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। जो केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन है इंडिया मेनली इसी में स्पेशलाइज है। केमिकल वेपन जो डिकम्पोजिशन है मेनली इंडिया उसी में स्पेशलाइज्ड है और इसी को प्योरेस्ट का टाइप का भी मतलब डायमंड बोला जाता है, ठीक है। तो दे आर डेवलप्ड फ्रॉम ए कार्बन सीड प्लेस्ड इन माइक्रोवेव चैम्बर एंड सुपर हीटेड इनटू ग्लोइंग प्लाज्मा बॉल। बिल्कुल, तो ये तो हो गया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला, बिल्कुल इससे बनाया जाता है ये। सेकंड है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर टाइप्स ऑफ लैब ग्रोन, उनको प्योरेस्ट बोला जाता है। अभी बताया जो केमिकल वेपर जो डिकम्पोजिशन से जो डायमंड बनाए जाते हैं उनको प्योरेस्ट बोला जाता है, इनको नहीं बोला जाता। थर्ड है 100% FDI यहाँ पे अलाउड है, बिल्कुल यहाँ पे 100% FDI भी अलाउड है। GST भी यहाँ पे रिड्यूस हो गया, 18 से 5% रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट ये 75 का आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। तो ये हो गया लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में। आ जाते हैं 76 पे, सैफरन के बारे में। बोल रहे हैं कि जो सैफरन है वो यूरोप और मेडिटेरेनियन कंट्री में भी उगाया जाता है, बिल्कुल उगाया जाता है। ये वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है, बिल्कुल होता है। और जो फोटो पीरियड होता है वो एक कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस सैफरन की फ्लावरिंग में उसका इन्फ्लुएंस होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में भी उगाया जाता है, उसमें जो उगाया जाता है वहाँ पे क्या होते हैं, करेवाज बनाए जाते हैं, ठीक है। जो कश्मीर है वहाँ पे 3 टाइप का मेनली वो उगाया जाता है, क्या सैफरन होता है। एक होता है लच्छा सैफरन, एक होता है मोंगरा सैफरन और एक होता है गुच्ची सैफरन, ठीक है। जो लच्छा सैफरन होता है उसमें क्या होता है, स्टिग्मा को अलग करके ड्राई करके और बिना प्रोसेस के ही रख दिया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लच्छा सैफरन। मोंगरा में क्या हो जाता है, उसकी प्रोसेसिंग कर दी जाती है। और ये क्या बोलते हैं, गुच्ची सैफरन में क्या किया जाता है, उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है, उसको एयर टाइट कंटेनर में प्रोसेस करके उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है। तो ये है डिफरेंस इनके बीच में, सैफरन के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 76 हमारे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी। आ जाते हैं 77 पे, होप स्पोर्ट क्या होते हैं। देखो होप स्पोर्ट क्या होते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमारी लिख रखी है। इट इज़ एन एरिया ऑफ ओशन दैट नीड स्पेशल प्रोटेक्शन। एक ओशन का ऐसा एरिया जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं होप स्पोर्ट। हॉट स्पॉट नहीं है ये, होप स्पोर्ट है, होप स्पोर्ट है। ये किसका इनिशिएटिव है, तो ये याद रखना IMO का इनिशिएटिव नहीं है, ये IUCN, सुना होगा ना नाम, IUCN और मिशन ब्लू का ये मेनली इनिशिएटिव है। किसका, मिशन ब्लू का इनिशिएटिव है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है अंडमान निकोबार आर ओनली होप स्पॉट इन इंडिया। इंडिया में केवल होप स्पॉट जो है वो अंडमान एंड निकोबार है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, याद रखना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिया में जो होप स्पॉट है वो केवल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाती है। और वर्ल्ड में कितने होप स्पॉट्स हैं, टोटल 76, ठीक है, वर्ल्ड में कितने होप स्पॉट हैं, 76। तो क्वेश्चन नंबर 77 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं 78 पे, कोरल्स के बारे में बताना है क्या चीज़ सही है। इसका मतलब केवल एक ही चीज़ सही होगी और सारी गलत होंगी। सबसे पहले है कि रीफ बिल्डिंग कोरल्स कैन नॉट टॉलरेट वाटर टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री। आपको पता होगा कि जो कोरल्स हैं वो 18 डिग्री से बिलो टेम्परेचर तो टॉलरेट कर ही नहीं सकते, तो 5 तो बहुत नीचे हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। फिर है मोस्ट रीफ बिल्डिंग कोरल्स ऑल्सो रिक्वायर वेरी सलाइन वाटर। जो रीफ बिल्डिंग कोरल्स होते हैं उनको क्या चाहिए, मेनली सलाइन वाटर चाहिए। थर्ड है जू जेंथली प्रोवाइड कोरल्स विद कंपाउंड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो जो जू जेंथली जो कोरल्स होते हैं ना
वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। जो कोरल्स होते हैं, जूजेंथली प्रोवाइड नहीं करती कोरल्स को। फोटोसिंथेसिस के लिए जो चीज़ नेसेसरी है वो कौन प्रोवाइड करता है? कोरल प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। डी है, जूजेंथली जो है फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, जबकि जो कोरल्स हैं वो फास्ट स्लो ग्रोइंग एनिमल्स हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और ठीक है, देखो डी स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है ही, ठीक है, डी स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है ही। और इसके अलावा देखो मेरे को तो बी भी करेक्ट लग रहा है। ये क्यों करेक्ट नहीं बोला गया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इसको सही क्यों नहीं बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 78 हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। कौन सी चीज़ सही नहीं है? देखो इन सीटू कंजर्वेशन एक होती है, एक्स सीटू कंजर्वेशन एक होती है, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का देखो, एक्स सीटू का मतलब होता है किसी स्पीसीज को उठाओ, एक स्पेशल हैबिटेट में ले जाओ और वहाँ उसको कंजर्व करो। इन सीटू का मतलब होता है जहाँ वो स्पीसीज रहती है वहीं उसको कंजर्व कर लो, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन में क्या होता था, किसी कोई आर्टिफिशियल एक गार्डन बनाया जाता है जिसमें बहुत सारी स्पीसीज की वैरायटी लगाई जाती है और वहाँ उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो बोटेनिकल गार्डन क्या है? एक एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इन सीटू है ही नहीं। सेकंड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो इन सीटू वहीं पे मतलब कंजर्व किया जाता है। क्रिप्टो कंजर्वेशन, देखो क्रिप्टो कंजर्वेशन में भी जीन्स को वहाँ पे बिल्कुल कम टेम्परेचर पे वहाँ पे किया जाता है, उठा कर दिया जाता है। तो ये भी क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो फोर्थ भी नहीं है, तो फोर्थ भी नहीं है। तो आंसर क्या आ गया हमारे? सेकंड एंड थर्ड। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सैक्रेड ग्रुप क्या है? ये इन सीटू कंजर्वेशन है। जबकि जो क्रिप्टो कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ये सारे क्या होते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 आंसर हो गया नोट मेथड। ओह सॉरी, देखो मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया ना। पूछा था कौन से नहीं है, इन सीटू में कौन से नहीं है, नहीं है तो भाई आंसर क्या आ गया? फिर इसका आंसर आ गया सी, ठीक है। फिर इसका आंसर क्या आ गया? सी, बोटेनिकल गार्डन और क्रिप्टो प्रिजर्वेशन नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। अगर आपको आता भी है ना सबसे आसान क्वेश्चन, वो भी आप ऐसे गलत करते हो, ठीक है। मेरे को वो तो पढ़ाते पढ़ाते ही गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 आंसर सी। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने, ठीक है। कॉमन सेंस लेके बैठना, बिना कॉमन सेंस के नहीं बैठना। फिर रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल। रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल के बारे में बात चल रही है, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले ये यूएसए और मैक्सिको का नेटिव है, बिल्कुल। लोकल हार्ड और सॉफ्ट शेल को ये मेनली थ्रेट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल। और साइड्स में ये मेंशन नहीं है, बिल्कुल। ये भी तीनों ही स्टेटमेंट इसकी सही है, साइड्स में भी ये मेंशन नहीं है, ठीक है। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये एक फॉरेनर टर्टल है। रेड ईयर स्लाइडर टर्टल एक फॉरेनर टर्टल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एज ए पेट रखते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में इसको एज ए पेट रखते हैं। ये बाहर का है, इंडिजिनस नहीं है। याद रखना, एक लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर एक लॉ है कि जो इंडिजिनस टर्टल हैं उनको एज ए पेट इंडियंस नहीं रख सकते हैं, लेकिन फॉरेन जो टर्टल्स हैं उनको तो रख सकते हैं। तो इसीलिए इसको रखा जाता है, रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल को एज ए पेट रखा जाता है। ये एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है, याद रखना। ये क्या है? वैसे तो पेट है, लेकिन ये एक इन्वेजिव स्पीसीज़ भी है। जहाँ रहता है वहाँ दूसरी उस स्पीसीज़ को ख़त्म कर देता है, डिजीज़ ट्रांसफ़र कर देगा, दूसरे प्लांट्स और एनिमल को खा जाएगा, ठीक है, जिससे उनका फूड ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा नेटिव स्पीसीज़ को के साथ कम्पीट करता है। इसको पेस्ट एनिमल बोला जाता है। एक एक्ट है उसके अंडर, मतलब वेस्ट में एक एक्ट है, विक्टोरिया कैचमेंट एंड लैंड प्रोटेक्शन एक्ट। विक्टोरिया कैचमेंट एंड लैंड प्रोटेक्शन एक्ट 1994 में एक एक्ट आया था। उसके अकॉर्डिंग इसको एक पेस्ट एनिमल बोला जाता है। ये इसको क्या बोला जाता है? एक पेस्ट एनिमल बोला जाता है। कि इसको रेड ईयर्ड स्लाइडर जो ये है टर्टल है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? अब ये इन्वेसिव स्पीसीज है तो किस में आएगा? लिस्ट कंसर्न में आएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और साइट्स में इसका कोई स्टेटस नहीं है, ठीक है। और वैसे किस में आता है? लिस्ट कंसर्न में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। हमें बताना लेक विक्टोरिया किससे सराउंडेड है। देखो भाई मैं बिल्कुल दिखाना था मेरे को डायग्राम, ठीक है। तो लेक विक्टोरिया किससे सराउंडेड है? तो 3 ही कंट्री है, UKT, ठीक है। युगांडा, केन्या, तंजानिया, इन कंट्री से सराउंडेड है लेक विक्टोरिया, ठीक है। लेक विक्टोरिया से सराउंडेड है। लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का। वाइट नाइल यहाँ से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वाइट नाइल का सोर्स है ये। वाइट नाइल लेक विक्टोरिया से निकलती है। और एक रिवर भी इसमें आके गिरती है वेस्टर्न साइड से, उसका नाम है कागेरा रिवर। उसका नाम क्या है? कागेरा रिवर, ठीक है। कागेरा रिवर वेस्ट साइड से इसके अंदर आती है। तो क्वेश्चन नंबर 81 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। हमें बताना ग्लोबल वार्मिंग क्या थ्रेट पोज कर रही है बायोडाइवर्सिटी को। ग्लोबल वार्मिंग क्या थ्रेट्स पोजेस कर रही है बायोडाइवर्सिटी को? रिप्रोडक्शन कम हो रहा है, जेंडर इम्बैलेंस हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिजीज बढ़ रही है, माइग्रेशन हो रहा है। बिल्कुल, तो सारी स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के सारे ही इफेक्ट हैं। तो आंसर क्या हो गया? सी। आ जाते हैं 83 पे। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करनी है। गल्फ ऑफ मन्नार इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर। देखो
नहीं मैंने नहीं बताया था, वहाँ पे है ना, जहाँ पे भी मैंने कल एक डायग्राम दिखाया होगा आपको, ठीक है, वो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसमें आप कुछ चीज़ें ऐड कर लेना कि सबसे बड़ा जो क्या नाम लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, कच्छ है। कच्छ वाला जहाँ पे ये था ना, यहाँ पे सबसे इधर मतलब जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूडेड नहीं है उसमें था कच्छ, सबसे पहला मैंने बताया था, वहाँ से स्टार्ट किया था। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व वो लार्जेस्ट है, याद रखना वो क्या है, लार्जेस्ट है। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो लार्जेस्ट नहीं है, सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। बोल रहे हैं कि जो नोकरेक, नोकरेक कहाँ पे था, मेघालय में था, मेघालय में था। बोल रहे हैं ये स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, बिल्कुल भी नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है दिब्रू सिखोवा। वो कौन सा है, दिब्रू सिखोवा, दिब्रू सिखोवा, दिब्रू सिखोवा उधर था ना साइड में, ठीक है, दिब्रू सिखोवा बिल्कुल साइड में था, अरुणाचल प्रदेश की साइड, असम की साइड, ठीक है। थर्ड है अदर देन नीलगिरी एंड अचानकमार अमरकंटक नो बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड अक्रॉस 2 स्टेट्स। नहीं, एक और है, एक और है नीलगिरी अचानकमार अमरकंटक, तो ये साथ में अगस्त्य मलाई आपने नाम सुना होगा, अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई जो है तमिलनाडु और केरला के बीच में। अब मैंने जो कल डायग्राम दिखाया ना उसमें बड़े अच्छे से दिखेगा कौन किसके स्टेट के बीच में है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी, तो थर्ड भी गलत है और फर्स्ट टू भी गलत है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी, ठीक है। समझ में आया, कल मैंने आपको अच्छे से दिखाया था, उसमें ये 2-3 चीज़ें और ऐड कर लें, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे छोटा दिब्रू सिखोवा, और कौन से देखो नीलगिरी अचानकमार अमरकंटक और ये अगस्ता मलाई, ये तीनों क्या होते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये किसी एक में नहीं प्रेजेंट है। मैंने बताया था 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं, जबकि 6 नहीं किए गए, 6 के भी मैंने नाम बताए थे, 6 के भी मैंने नाम बताए थे, कौन कौन से थे, एक तो कच्छ था, एक दिब्रू सिखोवा था, एक भी दिहांग पटकई था शायद, एक का नाम था मानस, एक था वो शायद शेषचलम, ठीक है, एक शायद पता नहीं, एक और नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, बताना मेरे को एक नाम और कौन सा है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। कौन सी चीज़ सही नहीं है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले है कि नो टू स्पीसीज इन हैबिटेट कैन हैव द सेम इकोलॉजिकल निकल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इनके तो केवल एक ही स्पीसीज का होता है, किसी भी 2 स्पीसीज का सेम नहीं हो सकता। सेकंड है एन इको टाइप इज ए पॉपुलेशन जो अडप्ट हो जाती है लोकल इन्वायरमेंट कंडीशन में, बिल्कुल उसको बोलते हैं इको टाइप। इकोक्लाइन बोल रहे हैं ड्रिफ्ट चेंज इन एल्टीट्यूड विद इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में एल्टीट्यूड के चेंज को इकोक्लाइन बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इकोक्लाइन क्या होता है, एक जोन ऑफ ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है, जब हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाते हैं, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती जब इन इकोसिस्टम के बीच में, ठीक है। तो जो ग्रेजुअल जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस चेंज होता है उसी को बोलते हैं इकोक्लाइन, तो बिल्कुल एब्रप्ट चेंज नहीं होता इसमें, तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी। पॉपुलेशन इज ए कम्युनिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट एरिया ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, बिल्कुल इसी को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। तो और सारी स्टेटमेंट सही हैं, ये गलत है। 85 काजीरंगा नेशनल पार्क में 5 बिग एनिमल्स रहते हैं, तो उस 5 बिग में क्या नहीं है, देखो याद रखना, काजीरंगा में 5 जो बिग एनिमल्स रहते हैं वो क्या है, टीयर्स बहाते हैं, ऐसे याद रखना है, टीयर्स बहाते हैं वो, TEARS, ठीक है। उसमें क्या है, टाइगर है, एलिफेंट है, टाइगर है, एलिफेंट है, और क्या है, टाइगर है, एलिफेंट है, एशियाटिक वाइल्ड बफलो है, एशियाटिक वाइल्ड बफलो है, और राइनो, 1 हॉर्न राइनो है, और ये क्या है, स्वैम्प डियर, याद रखना ये क्या है, स्वैम्प डियर है, ईस्टर्न स्वैम्प डियर है ये, याद रखना ईस्टर्न स्वैम्प डियर है ये, ठीक है। ये 5वां क्या है, स्वैम्प डियर। तो टीयर्स जो है वो है बिग 5, टीयर्स क्या है, बिग 5 स्पीसीज हैं, तो याद रखना काजीरंगा में बिग 5 स्पीसीज 5 है, उसका नाम क्या है, टीयर्स। तो 1 हॉर्न राइनो भी है, टाइगर भी है, ईस्टर्न स्वैम्प डियर भी है, स्नो लेपर्ड नहीं है क्योंकि स्नो लेपर्ड तो वहाँ पे पाया ही नहीं जाता असम में, ये मेनली सिक्किम और अरुणाचल में पाया जाता है इस साइड में, तो डी ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो स्नो लेपर्ड नहीं है, ठीक है, स्नो लेपर्ड नहीं है। समझ में आया, ये है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, असम में है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, बिल्कुल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। नेशनल पार्क कब बना था, 1974 में ये नेशनल पार्क बना था, काजीरंगा नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व को बना था, टाइगर रिजर्व 2007 में बना था, कब बना था, 2007 में टाइगर रिजर्व बना था ये, ठीक है। और स्नो लेपर्ड का तो मैंने बता दिया, ठीक है। देखो एक और चीज़ है, देखो एक और चीज़ है, ये तो हो गए काजीरंगा नेशनल पार्क के बिग 5। इंटरनेशनल लेवल पे काजी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एक न्यू बिग 5 भी स्टार्ट किया गया है पूरे प्लेनेट के लिए, न्यू बिग 5।
न्यू बिग 5 क्या है? ऐसी ये मतलब ब्रिटिश फोटोग्राफर हैं, ग्रैमी ग्रीन ने क्रिएट किए हैं ये न्यू बिग 5। किस लिए? ताकि अवेयरनेस को रेज किया जा सके वर्ल्ड की वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, 2020 में ये न्यू बिग 5 स्टार्ट किया गया है, जिसमें इनको टिप ऑफ द आइसबर्ग बोला जाता है। ये सब क्रिएचर्स के लिए स्टैंड करते हैं कि इनका जैसे इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, वैसे ही अदर्स का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये डेंजर में है। इनको फ्लैगशिप स्पीसीज बोला जाता है। न्यू 5 में कौन कौन सी इंक्लूडेड है? तो याद रखना, टीयर्स याद रखा है, TEPGL याद रख लेना। TEPGL मतलब यहाँ पे तो ये टाइगर तो हो ही गया साथ, देखो टाइगर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इससे एलिफेंट हो गया, तो टाइगर और एलिफेंट तो हैं ही। ठीक है, ये वाले टाइगर और एलिफेंट तो हैं ही। इसके अलावा PGL है। PGL का मतलब होता है, एक तो है पोलर बियर, ठीक है, एक तो पोलर बियर, एक गोरिल्ला और एक है ये लॉयन। ठीक है, ये है लॉयन, ये है गोरिल्ला और ये है पोलर बियर। ठीक है, तो ये है न्यू बिग 5। तो बिग 5 और न्यू बिग 5 में डिफरेंस समझ लेना। न्यू बिग 5 पूरे प्लेनेट के बिग 5 हैं, ये है TEPGL। ठीक है, TEPGL मतलब टाइगर और एलिफेंट तो मेनली काजीरंगा से भी सिलेक्ट किए गए हैं। ये दो चीज़ें काजीरंगा नेशनल पार्क से ली गई हैं, और ये और सारी मतलब पोलर बियर, गोरिल्ला, लॉयन, ये भी सारे न्यू 5 में हैं। ये फ्लैगशिप स्पीसीज हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। समझ में आया? तो बिग 5 और न्यू बिग 5 में डिफरेंस समझ में आया? अगर कभी भी आ जाए तो गलती मत करना, बिग 5 अलग है और न्यू बिग 5 अलग है। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पे है और ये नेशनल लेवल पे है। क्वेश्चन नंबर 85 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं 86 पे। हमें बताना है कौन सा ब्रह्मपुत्रा की नॉर्थ साइड में लोकेटेड है। दो ही हैं जो ब्रह्मपुत्रा की नॉर्थ साइड में लोकेटेड है, दो ही हैं। कौन कौन से हैं? और सारे मतलब साउथ में ही लोकेटेड हैं। नहीं, दो ही हैं जो साउथ में लोकेटेड है और सारे नॉर्थ में लोकेटेड है। कौन से हैं? दो। एक तो है काजीरंगा है जो मेनली साउथ में लोकेटेड है, एक है दिब्रू सिकोवा। ठीक है, एक दिब्रू सिकोवा, एक काजीरंगा, ये दो ही हैं जो ब्रह्मपुत्रा के साउथ में लोकेटेड है और सारे क्या हैं? ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ में लोकेटेड है। तो हमें क्या बताना है, नॉर्थ में कौन से हैं? तो फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट एंड सेकेंड नॉर्थ में है। काजीरंगा और दिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क ये कहाँ पे? साउथ में। तो ये दो ही हैं जो साउथ में है और सारे नॉर्थ में है। तो क्वेश्चन नंबर 86 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करती है। बिल्कुल भी नहीं इसको ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं इसको ऑर्गेनाइज करती है। सबसे पहले इसको स्पेन ने अनाउंस किया है। UN जनरल असेंबली की 77वीं मीटिंग थी 2022 में। ठीक है, तो उन्होंने मतलब COP27 में इसको लॉन्च करने की बात कही। ठीक है, मेनली तो सेनेगल के प्रेसिडेंट और स्पेन के प्रेसिडेंट ने मेनली इसको कन्वे करने की बात कही है, तो इसको FAO बिल्कुल भी कन्वे नहीं करता है। इंडिया इसका पार्ट है? बिल्कुल भी नहीं, इंडिया इसका बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। ये क्यों बनाई गई है? क्योंकि वर्ल्ड में ड्रॉट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब 29% ड्रॉट इंक्रीज हो गए हैं 2000 से लेके अब तक 29% जो ड्रॉट्स हैं वो इंक्रीज हो गए। इनका मिशन क्या है? मेनली एक पॉलिटिकल इम्पिटस देना ताकि लैंड रेजिलियंस को मतलब लैंड के रेजिलियंस को इंक्रीज किया जा सके, ड्रॉट और क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। ठीक है, तो उसको उसी के लिए मेनली स्टार्ट किया गया है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? डी। समझ में आया? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करनी है। बोल रहे हैं कि ये चंबल घड़ियाल सेंचुरी का पार्ट है। किसका है? चंबल घड़ियाल सेंचुरी का ये पार्ट है, नेशनल उसका पार्ट है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये चंबल घड़ियाल सेंचुरी का पार्ट है रामगढ़ सेंचुरी। सेकंड है ये रणथंभौर और सरिस्का को वो करती है। तो याद रखना, देखो ये मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में। ये टाइगर रिजर्व भी अभी नोटिफाइड की गई है। ये एक टाइगर रिजर्व अभी रिसेंटली नोटिफाई कर दी गई है और ये राजस्थान की कौन सी है? 4th टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा राजस्थान में और भी पहले 3 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो रणथंभौर, एक सरिस्का, एक मुकुंदरा। ठीक है, एक मुकुंदरा, एक सरिस्का, एक रणथंभौर। ठीक है, ये 3 हैं, 3 और भी हैं। तो ये जो है ना, ये जो मेनली टाइगर रिजर्व है, जो ये रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, ये किस किस को कनेक्ट करेगा? ये रणथंभौर और मुकुंदरा को कनेक्ट करेगा, सरिस्का को कनेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, ये सरिस्का को कनेक्ट नहीं करेगा, ये रणथंभौर और मुकुंदरा को कनेक्ट करेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? ए। ठीक है, अभी इसको टाइगर रिजर्व नोटिफाइड किया गया 2022 में। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 88 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं 89 पे। एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है? देखो सिंगफान एलिफेंट रिजर्व, आपने ये नाम सुना होगा, सिंगफान टाइगर रिजर्व, ये याद रखना, ये नागालैंड में है। कहाँ पे है? ये नागालैंड में है, ये मेघालय में नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाती है। दूसरा दांदेली एलिफेंट रिजर्व, ये कर्नाटका में ही है, ठीक है। फिर लेमरूट एलिफेंट रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में ही है। और नीलम्बूर एलिफेंट रिजर्व, ये केरला में ही है। तो कौन से करेक्टली मैच है? 3 करेक्टली मैच है और एक नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी, ठीक है। आंसर क्या हो गया? सी। एलिफेंट रिजर्व टोटल कितने हैं? टोटल 31 है। भाई नेट नहीं चल रहा है यार, ठीक है। आप एक काम करना, मैं जितनी चीज़ें बता रही हूँ ना कि मैं वो कर रही हूँ, एक बार कमेंट सेक्शन में ना उन चीज़ों की लिस्ट बना के कोई भी एक बच्चा डाल देना, ठीक है। मैं भूल जाऊँगी क्योंकि ये चीज़ें बतानी है, ठीक है। जिस क्वेश्चन में भी मैं बोलूँ कि मेरे को बताना था, तो वहाँ पे एक काम करना, आप नीचे कोई भी बच्चा डाल देना ताकि मेरे को याद रहे कि मेरे को ये चीज़ें अगले टेस्ट में बतानी है। एलिफेंट रिजर्व सब रह गए हैं, तो ये भी बताने मेरे को, ठीक है। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। हमें बताना है माछू रिवर के बारे में। माछू रिवर सबसे पहले बोल रहे हैं ये अरावली रेंज की पुष्कर वैली से ओरिजिनेट होती है। बिल्कुल भी नहीं ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है राजकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात से। जासडन, सरदार और मांडवा जो है ना, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। दूसरे बोल रहे हैं ये गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरती है। बिल्कुल भी नहीं। ये कहाँ पे जाके गिरती है? गल्फ ऑफ कच्छ में। कहाँ पे? गल्फ ऑफ कच्छ में जाके गिरती है, यहाँ पे नहीं गिरती है। तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया। बेटी, असोई, मचोरी, माहा, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। बिल्कुल ये तो इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये तो इसकी ट्रिब्यूटरी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे ही इसी रिवर पे एक मोरबी डिस्ट्रिक्ट में एक डैम बना हुआ था, वो टूट गया था, मोरबी डैम, तो इसलिए ज़्यादा ये फेमस हो गई है। और मेनली मोरबी जो डिस्ट्रिक्ट है वो किसके लिए फेमस है? सिरामिक इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इसके लिए सिरामिक इंडस्ट्री के लिए फेमस है मोरबी डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे एक डैम टूटा था इसी रिवर पे, तो इसलिए ये फेमस हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 90 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं 91 पे। हमें बताना है मैनग्रूव्स के बारे में। बोल रहे हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जो मेनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन में पाए जाते हैं। बिल्कुल ये पाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है कि इसके जो सीड्स हैं वो ट्री में ही जर्मिनेट हो जाते हैं ग्राउंड पे गिरने से पहले, बिल्कुल। और ये ब्लाइंड रूट प्रोड्यूस करते हैं ताकि रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम से ओवरकम किया जा सके एनारोबिक कंडीशन में, बिल्कुल। और ब्लाइंड रूट्स को क्या बोला जाता है? निमेटोफोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूमेटोफोर्स। इनको क्या बोला जाता है? ब्लाइंड रूट्स को निमेटोफोर्स। तो मैनग्रोव्स में जो ब्लाइंड रूट्स होते हैं उनको निमेटोफोर्स बोला जाता है। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया? डी। आ जाते हैं 92 पे। सबसे पहले ये गांधी जी के क्लोज एसोसिएट थे। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट सब में पार्टिसिपेट किया था। ये 1947 में उसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। कौन थे? देखो ये इसी स्टेटमेंट से आपको पता चल जाना चाहिए कौन थे वो थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी, सुचेता कृपलानी के हस्बैंड। फर्स्ट एवर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में 1963 में इन्होंने ही मतलब वो किया था, तो यही है, ठीक है। इन्होंने काफ़ी फेमस बुक भी लिख रखी हैं। ये मेरे गांधी जी के फॉलोअर थे, याद रखना। गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स। गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, हिज लाइफ एंड थॉट्स, ये किसने? इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिख रखी है, ठीक है। इन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिख रखी है, उसका नाम है माई टाइम्स, ठीक है। इन्होंने अपनी बायोग्राफी भी लिख रखी है जो इनके मरने के बाद पब्लिश हुई थी, शायद माई टाइम्स है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम। ये नेहरू और इंदिरा गांधी की पॉलिसीज़ के शार्प क्रिटिक थे, गांधी जी के स्टार्क फॉलोवर थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 92 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। हमें बताना है कोरोनल होल्स के बारे में। जब ये क्या होता है, सन पे क्या होता है? कुछ कोरोनल होल्स होते हैं, मतलब और जो ब्लैक ब्लैक दिखते हैं उसको बोलते हैं। बोल रहे हैं दीज अपीयरेंस डार्क। ये डार्क इसलिए दिखते हैं क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम यूवी और सॉफ्ट एक्सरे सोलर इमेजेस मतलब होती हैं, ठीक है, इसलिए वो डार्क दिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए दिखते हैं। ये बोल रहे हैं ये होटर होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखो जहाँ पे भी ये डार्क स्पॉट होते हैं ना, वो क्या होते हैं? थोड़े कूल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया जो बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। तो ये क्या होते हैं? थोड़े से कूलर होते हैं और सराउंडिंग सन प्लाज्मा से क्या होते हैं? कूल होते हैं, तो ये हॉट नहीं होते। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, हमारा आंसर क्या आ गया? सी। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोरोनल होल इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सन। रेस्ट ऑफ द सन से जो मैग्नेटिक फील्ड है कोरोनल होल का वो डिफरेंट होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। वहाँ का
उनका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा अलग होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो गया सी। केवल आपको ये भी चीज़ पता है कि जो कोरोनल होल होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सन की सरफेस से, तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। आ जाते हैं 94 पे। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है, देखो फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है कि कितनी डे लेंथ चाहिए किसी भी प्लांट को, ठीक है। अगर उसको डे लेंथ ज़्यादा चाहिए तो उसको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। अगर उसको लॉन्ग डे प्लांट, अगर उसको जो डे लेंथ है वो कम चाहिए उसके अपने जर्मिनेशन के फ्लावरिंग के लिए, उसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। एक होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिन छोटे हैं बड़े हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है फोटो पीरियोडिज्म का इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोल रही हूँ, जब सनलाइट किसी प्लांट को ज़्यादा चाहिए होती है लॉन्ग डे प्लांट, कम चाहिए होती है शॉर्ट डे प्लांट्स। मतलब एक थ्रेश होल्ड होता है, उससे ज़्यादा चाहिए तो लॉन्ग डे प्लांट, उससे कम चाहिए तो शॉर्ट डे प्लांट, और एक होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है। सबसे पहले फोटो पीरियोडिज्म को किस पे किया गया था, टबैको प्लांट पे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये आ गया फोटो पीरियोडिज्म समझ में क्या होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन डे लेंथ दैट इनेबल प्लांट टू हैव सीजनल चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, उसको बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। मैंने बताया था लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट के एग्जाम्पल हैं कुछ ही है, लॉन्ग डे प्लांट के एग्जाम्पल हैं जैसे कि स्पिनच एक लॉन्ग डे प्लांट है। शुगर बीट, ठीक है, शुगर बीट एक लॉन्ग डे प्लांट है। हिबिस्कस ये क्या है, एक लॉन्ग डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट के एग्जांपल मतलब जिनको कम चाहिए, आपने सुना होगा राइस, शुगर केन, और इसके अलावा कॉटन, ये सारे क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। डे न्यूट्रल प्लांट में कौन कौन से आते हैं, टोमेटो, ठीक है, रोज़, ये सारे किस में आते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट में आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ जाते हैं। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट, उनके एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं। देखो ये तो हो गया फोटो पीरियडिज्म। एक और कंसेप्ट होता है कि उसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का मतलब होता है एक्सलरेट करना फ्लावरिंग एक्टिविटी को, जब उसको कोल्ड टेम्परेचर दिखा के, मतलब जब प्रोसेस ऑफ एक्सलरेटिंग ऑफ एबिलिटी ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स बाय एक्सपोजिंग देम टू कोल्ड टेम्परेचर, उसी को बोलते हैं वर्नलाइजेशन। कब से स्टार्ट किया गया था ये, 1920 में लाई सिंको ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। किसने, लाई सिंको ने इसको इंट्रोड्यूस किया था वर्नलाइजेशन को, ठीक है। तो कोल्ड टेम्परेचर में फ्लावरिंग एक्टिविटी को बढ़ाने को क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन, और ये फोटो पीरियोडिज्म अलग प्रोसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 94 हमारा आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। डॉल्फिन्स के बारे में बताना है। हाँ, 3 टाइप के डॉल्फिन्स हैं इंडिया में, आपने पता होगा। 3 टाइप के डॉल्फिन्स हैं इंडिया में, ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो 3 टाइप की जो डॉल्फिन्स हैं, बोल रहे हैं कि इन इंडिया ओनली 2 सब स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन्स, गैंगीज एंड इंडस, आर नेचुरली फाउंड। तो याद रखना, इरावदी डॉल्फिन भी तो इंडिया में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही स्पीसीज इंडिया में डॉल्फिन्स की पाई जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है कि द गैंगीज रिवर डॉल्फिन जो है वो CMS में अभी इंक्लूडेड है। मैंने बिल्कुल ये इंक्लूडेड है, मैंने आपको बताया भी था शायद, नहीं, चल ठीक है, नहीं बताया अभी, ठीक है। रिवर बीज इज़ दी ओनली हैबिटेट ऑफ इंडस, बिल्कुल इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है रिवर बीज, उसमें मेनली डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, इंडस रिवर डॉल्फिन। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। अब देखो, जो इंडस रिवर डॉल्फिन है ये मेनली इंडस और बीज में पाई जाती है। इसके IUCN इंडस रिवर डॉल्फिन के अगर IUCN स्टेटस की बात करें, और गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के IUCN स्टेटस की बात करें, और इरावदी के उसकी बात करें, तीनों के IUCN स्टेटस लगभग सेम ही है, ठीक है। तीनों के IUCN स्टेटस लगभग सेम ही है, क्योंकि तीनों ही इंडेंजर्ड हैं, ठीक है। या तीनों का इंडेंजर्ड ही स्पीसीज, तीनों ही इंडेंजर्ड में आती हैं, ठीक है। तीनों का ही IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। और अगर बात करें इंडस रिवर और गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन की, तो ये इन दोनों का साइट्स में भी सेम वो है, ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, ठीक है। इंडस और गैंगेटिक, इरावदी का वो नहीं है। इरावदी मेनली म्यांमार वगैरह में पाई जाती है, इंडिया के चिल्का लेक वगैरह में पाई जाती है, चाइना में पाई जाती है, ठीक है, ये थोड़ी अलग है। इंडस रिवर डॉल्फिन मैंने बता दिया कहाँ पे, इंडस रिवर में मेनली बीच ट्रिब्यूटरी में पाई जाती है, IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, YWPA में उसमें है, और ये पंजाब का स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी है, ठीक है। इंडस रिवर डॉल्फिन पंजाब की स्टेट एक्वेटिक एनिमल है। अगर गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन की
बात करें आईयूसीएन स्टेटस बता दिया, इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 में है। ये जो है ना कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS, इसमें ये किस में है याद रखना, इसमें अपेंडिक्स 2 में है, ठीक है। गंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है CMS के अपेंडिक्स 2 में है। तो यही केवल इन तीनों में से कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में इंक्लूडेड है। इंडिया में भी इसके प्रिजर्वेशन के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन, आपने सुना होगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन इसी के लिए है। डॉल्फिन सेंचुरी विक्रमशिला जो बनाई जा रही है बिहार में, वो भी इसी के लिए है, डॉल्फिन सेंचुरी। इसके अलावा असम का स्टेट एक्वेटिक एनिमल है, तो इसके कंजर्वेशन में काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, ये हमने देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 95 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। हमें बताना है माइग्रेटरी मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में। किसके बारे में? माइग्रेटरी मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं कि किसी भी स्पीसीज से ज़्यादा ये लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करती हैं ये बटरफ्लाई, तो बिल्कुल करती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, इंडिया में भी पाई जाती हैं, और इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं, बिल्कुल आती हैं, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन 23% से 72% तक डिक्लाइन कर गई है लास्ट डिकेड में, ठीक है, डिक्लाइन कर गई है इनकी पॉपुलेशन। इसमें किसके कारण डिक्लाइन कर रही है? मेनली इसकी पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है? कई सारे कारण हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इसके अलावा केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये सारे इसके कारण हैं। तो ये है माइग्रेटरी मोनार्क स्पीसीज, बिल्कुल सही है तीनों ही स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी। आ जाते हैं 97 पे। हमें बताना है किसके बारे में? इकोटोन के बारे में। इकोटोन क्या होता है? जब दो इकोसिस्टम होते हैं उनके बीच में जो एक वो होता है ना ट्रांजिशन फेज, उसको बोलते हैं। मान लो कि ये एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो इसके बीच में का जो सिस्टम होगा उसको बोल देंगे इकोटोन। इट इज़ जोन वेयर टू कम्युनिटी मीट एंड इंटीग्रेट, बिल्कुल। और ये इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है नेचुरल इकोसिस्टम से, बिल्कुल। मान लो कि ये रिवर है, ये ओशन है, इनके बीच में बनेगा तो क्या बनेगा? एक मैनग्रोव टाइप सिस्टम बनेगा, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, बिल्कुल। इनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं इकोटोन, ठीक है। एक टर्म आई थी इकोफीन, एक टर्म आई है इकोटोन, एक टर्म आई है इकोक्लाइन, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट मेरे को कमेंट सेक्शन में अब बताना, तीनों हो गई हैं, तीनों बताना कि क्या क्या होती हैं। आ जाते हैं 98 पे। वुहान डिक्लेरेशन किसके लिए? तो याद रखना वेटलैंड के मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए है वुहान डिक्लेरेशन? वेटलैंड के मैनेजमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रामसर साइट वुहान डिक्लेरेशन किसके लिए? वेटलैंड के मैनेजमेंट के लिए है। अब जाते हैं नेक्स्ट, राइनो की स्पीसीज पे, ठीक है भाई, देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रखे हैं कि इंडियाज राइनो सिंगल हॉर्न इज प्रेजेंट इन बोथ एंड में। देखो इंडिया के राइनो में जो सिंगल हॉर्न है वो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है, बिल्कुल दोनों में प्रेजेंट है, ध्यान रखना दोनों में ही है। बोले कि सुमात्रन का जो राइना है वो स्मॉलेस्ट है, तो याद देखना सुमात्रा का जो राइनो है बिल्कुल स्मॉलेस्ट है, और मेनली केवल इंडोनेशिया टाइप में ही पाया जाता है। थर्ड बोल रहे हैं ओनली वन ग्रेट हॉर्न राइनो इज फाउंड इन इंडिया, केवल वन ग्रेट हॉर्न राइनो ही इंडिया में पाया जाता है, बिल्कुल यही पाया जाता है। डी है ब्लैक राइनो फाउंड इन अफ्रीका इज लार्जेस्ट ऑफ राइनो, तो याद रखना सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट है ना, मतलब देखो अफ्रीका में दो टाइप के राइनो होते हैं, अफ्रीका में दो टाइप के राइनो होते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। तो याद रखना जो वाइट है ना वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, तो ब्लैक बड़ा नहीं होता। ये बोल रहे हैं कि ब्लैक बड़ा होता है राइनो स्पीसीज में, ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। वाइट राइनो मतलब अफ्रीकन राइनोज में थोड़ा बड़ा होता है, तो वाइट राइनो बड़ा होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ग्रेट हॉर्न राइनो के बारे में बात चल रही है, सिंगल ग्रेट हॉर्न राइनो के, वन हॉर्न राइनो के बारे में बात चल रही है। तो राइनो स्पीसीज में सबसे लार्जेस्ट यही है, राइनो स्पीसीज में इंडिया में सबसे लार्जेस्ट यही है, ग्रेट वन हॉर्न राइनो। सिंगल हॉर्न बहुत मेल एंड फीमेल में प्रेजेंट होता है, और इसके जो थ्रेट्स हैं क्या उसको थ्रेट्स है, पोचिंग का थ्रेट है, तो इसको एक हैबिटेट लॉस का वो है, एक हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इसके हो रही है, इसलिए ये है, ठीक है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या क्या है? IUCN में किस में आता है? वन हॉर्न राइनो किस में आता है? वल्नरेबल स्पीसीज में आता है, ठीक है। IUCN का इसका क्या स्टेटस है? वल्नरेबल है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस में आता है? ये शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं साइट्स में किस में आता है? ये साइट्स के भी शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। तो वन हॉर्न राइनो, वन और वल्नरेबल, ठीक है, वन वल्नरेबल, ऐसे याद रख सकते हो। राइनो किस में आता है? वन मतलब सिंगल हॉर्न होता है ना इसमें, तो वन वल्नरेबल, ठीक है। तो ये इसका स्टेटस है। मेजर पॉपुलेशन इसकी कहाँ रहती है? मेजर पॉपुलेशन असम में रहती है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, और एक मानस नेशनल पार्क हो गया। मेनली इसकी पॉपुलेशन यही इन 3 जगह पे रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 99 हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। बोल रहे हैं ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन के बारे में बात करनी है। दो टाइप की फूड चेन होती है, एक ग्रेजिंग फूड चेन होती है, एक डेट्रिटस फूड चेन होती है। बोल रहे हैं कि जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं एसेंशियली ए हर्बीवोर इन ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में मेनली जो हर्बीवोर होते हैं वो मेनली
प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। स्कैवेंजर्स आर दी कंज्यूमर इन डेट्रिटस फूड चेन। और अगर डेट्रिटस की बात करें वहाँ पे स्कैवेंजर्स मेनली होते हैं, जो मेनली वो होते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो हाँ ठीक है। सेकंड है वाइल्ड ग्रेजिंग फूड चेन कैन बी फाउंड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखो जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो मेनली ओशन में और फॉरेस्ट में दोनों जगह पाई जाती है, जबकि जो डेट्रिटस फूड चेन है बोल रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल में नहीं होती है। ऐसा नहीं है, मेनली डेट्रिटस फूड चेन सोइल में भी, सेडिमेंट्री में भी पाई जाती है और एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल टेरेस्ट्रियल में नहीं होती, सोइल इकोसिस्टम में पाई जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है। डेट्रिटस फूड चेन का मेन मतलब जो न्यूट्रिशन का सोर्स क्या है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेनली क्या है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनका सोर्स है। ये सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं होते। डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसके बाद आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेट्रीवोर्स होते हैं, उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें, ग्रेजिंग फूड चेन में मेनली ग्रेजिंग फूड चेन भी दो टाइप में बढ़ जाती है। एक प्रीडेटरी फूड चेन, एक होती है पैरासाइटिक फूड चेन। प्रीडेटरी फूड चेन में क्या होते हैं? जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो उनको हेटरोट्रोप्स डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मेनली क्या होते हैं? मान लो कि ये प्लांट्स हैं, इनको मेनली क्या होते हैं? हर्बीवोरस ही खाते हैं इनको। ठीक है, ऑटोट्रोप्स जो है डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं हेटरोट्रोप्स। ठीक है, हेटरोट्रोप्स मेनली खाते हैं। लेकिन जो पैरासाइटिक फूड चेन है उसमें जो इसमें मान ले जो ये प्रोड्यूसर हैं उनको जो हर्बीवोरस खाते हैं तो उन पर रहने वाले पैरासाइट उनको सबसे पहले खाते हैं। मतलब हर्बीवोरस दैट ईट प्रोड्यूसर आर इन्फेक्टेड बाय पैरासाइट, वो पैरासाइट से इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है मेनली दोनों फूड चेन्स में। मैं अच्छे से बताती है आपको, मतलब एक डायग्राम दिखाती बहुत अच्छा सा, तो दिखाते हैं। ठीक है, ये एक आधे क्वेश्चन तो बाद में भी आ जाते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से। ठीक है, तो हमारे टोटल 100 क्वेश्चन इसी नोट पर खत्म हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कुछ चीज़ें जो बची हैं वो मैं नेक्स्ट में जरूर करवा दूँगी। ठीक है, आप टेंशन मत लेना कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया, मैं बताऊँगी। ठीक है, तो ये लेक्चर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।